प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम है ये बेंडिंग स्ट्रेस का। मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए इधर आपको बोलते स्ट्रेसेस इन बीम का ये थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके पहले दो प्रॉब्लम हुए थे जिसमें पहला वाला जो प्रॉब्लम था उसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन था, सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम था उसमें हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन था। और ये जो प्रॉब्लम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इस प्रॉब्लम में सेक्शन कौन सा है, आई सेक्शन है। जब भी कभी आपको आई सेक्शन का देन उसके बाद टी सेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंपलसरी बोलते हैं ना, मतलब ये इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका प्रोसीजर एमआई कैलकुलेट करने में। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजी जो होता है, आईजी पे दो एक्सिस रहते हैं, एक्स और वाई। बट हम लोगों को ना ये सारे प्रॉब्लम से इसमें खाली आई एक्सिस की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ ये न्यूट्रल एक्सिस इज पासिंग थ्रू एक्स एक्स, मतलब ओवरलैप हुआ है किसके ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर, मतलब आई एन इज इक्वल टू आई एक्स एक्स है। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक बार रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का अबाउट एक्स एक्स। क्लियर, ये जब आई एक्स एक्स देखो इसका पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, इधर एक रेक्टेंगल है, इधर एक रेक्टेंगल है। कितने ऐसे रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगुलर है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और कैसे होता है और कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, और ये आई सेक्शन टी सेक्शन के जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अभी देखते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन बीम सेक्शन इज आई सेक्शन विद टॉप फ्लैंज। अभी टॉप फ्लैंज एग्जैक्टली क्या है, ये टॉप फ्लैंज है। ठीक है, देन नेक्स्ट है उसके बाद ये टॉप फ्लैंज है तो ये बॉटम फ्लैंज है, दिस इज अ बॉटम फ्लैंज, और ये है टॉप फ्लैंज। मतलब ऊपर वाला रेक्टेंगल रहेगा टॉप फ्लैंज और ये होगा बॉटम फ्लैंज। देन उसके बीच में ये रहेगा वेब, इसको बोलते हैं वेब, ये टॉप बॉटम और ये रहेगा वेब। कास्ट आयरन बीम मतलब ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका मटेरियल है कास्ट आयरन। ठीक है, और इसका सेक्शन है, ये सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो सेक्शन है आई सेक्शन विद टॉप फ्लैंज। टॉप फ्लैंज का डायमेंशन आपके पास गिवन है 80 by 20, 80 mm by 20 mm। बॉटम फ्लैंज का जो डायमेंशन है गिवन है, बॉटम फ्लैंज बोलेगा तो बॉटम का रेक्टेंगल 160 mm by 40 mm, 160 उसका विड्थ है और जो डेप्थ है वो 40 mm है। वेब है 200 mm डीप, ये वेब रहेगा, वेब यहां से स्टार्ट होता है यहां पे एंड होता है, मतलब दो फ्लैंज को ज्वाइन करने के लिए जो होता है उसको वेब बोलते हैं। और ये जो वेब है उसका डेप्थ है 200 mm और उसका विड्थ है 20 mm। ये सारे डायमेंशन कंप्लीट होने के बाद आगे प्रॉब्लम में दी है कि बीम कैसे है, सिंपली सपोर्टेड है, दिस इज अ सिंपल सपोर्ट। स्पैन कितना है तो 5 मीटर का है, उसको मैंने mm में कन्वर्ट किया है। देन टेंसाइल स्ट्रेस, अब ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब क्या, जब भी इसका हम लोग इलास्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे, इलास्टिक कर्व का मतलब क्या है, जब इसके ऊपर लोड एक्ट होगा तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह के रहेंगे, इस बीम के ऊपर ये इस तरह का मूवमेंट रहेगा। इस तरह का मूवमेंट मतलब इस मूवमेंट का नाम है सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। ये जो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हुआ है इसके ऊपर वाला जो लेयर है टॉप लेयर, ये टॉप लेयर में सिग्मा सी है और बॉटम लेयर में सिग्मा टी है। मतलब क्या, ऊपर वाला जो लेयर है यहाँ पे कॉम्प्रेस हुआ है और नीचे वाला जो लेयर है बॉटम लेयर वो टेंसाइल हुआ है। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑन बॉटम लेयर, ये सिंपली सपोर्ट के लिए बोल रहा हूं मैं, सिंपली सपोर्ट के लिए। ठीक है, कैंटिलीवर के लिए इसका उल्टा होगा, जब भी प्रॉब्लम आएगा तब बोलता हूं आपको। अभी फिलहाल तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब सिग्मा टी का वैल्यू दिया है। ठीक है, इज नॉट एक्सीड टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, द सेफ यूडीएल विच द बीम कैन कैरी। ठीक है, मतलब इसका मतलब मेरे को यूडीएल का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करने का है। सिग्मा सी सिग्मा टी गिवन है तो सिग्मा सी क्या रहेगा। ठीक है, इनके बीच में से यहां से ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो टॉप पे कंप्रेशन ज्यादा रहेगा। ये डायग्राम यही क्लियर कर रहा है कि टॉप पे कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक बीम है, जब उसके ऊपर लोड एक्ट होगा तो इलास्टिक कर्व इसका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और ये जो बॉटम जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर पे मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से नेचर पे है, कौन सा नेचर है उसका, कॉम्प्रेसिव। बॉटम का नेचर क्या है, टेंसाइल। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पे रहेगा और मैक्सिमम इधर रहेगा। तो जीरो कहां पे, कॉम्प्रेसिव मैक्सिमम इधर, टेंसाइल मैक्सिमम यहां पे।
टॉप और बॉटम। तो बीच में जो न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये क्लियर मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, डायग्राम तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस का जीरो रहेगा न्यूट्रल एक्सिस पे। क्लियर। तो यहां से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहां से टेंसाइल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये नीचे टेंसाइल क्यों, तो ये कर्व क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे टेंसाइल है और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है, यहाँ पे टेंसाइल है। क्लियर। तो ये इलास्टिक को ये इस तरह करेगा, मतलब सिग्मा टी गिवन है तो सिग्मा टी को करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो वाई रहेगा, और सिग्मा सी को जो करस्पॉन्डिंग डेप्थ है वो रहेगा वाई सी। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप लेयर वेयर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज क्या रहेगा, मैक्सिमम, तो वाई भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। ये वाई मैक्सिमम मतलब डायरेक्ट बॉटम, वहां पे कौन मैक्सिमम है, टेंसाइल मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये वाई टी वाई सी कैसे रहेगा और इसका वैल्यू क्या होगा, ये प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले दो प्रॉब्लम बहुत इजी थे, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ रहेगा कि जब कोई बीम के ऊपर लोड एक्ट होगा, तो ये लोड एक्ट होने के बाद ये कोई बीम के ऊपर, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल, पॉइंट लोड, यूवीएल, कोई भी लोड रहने दो, जब एक्ट होगा तो उसका इलास्टिक कर्व ऐसा रहेगा, मतलब वो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का साइन, ये दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम क्या क्लियर बोल रहा है कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रहा है। तो ये बेंडिंग मोमेंट में आप लोगों को जो टॉप का लेयर है वहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और बॉटम के लेयर में टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे दोनों का वैल्यू जीरो है, यहां से टेंसाइल स्टार्ट होता है और यहां से कॉम्प्रेसिव स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फ्लेक्चरल फॉर्मूला यूज करने का है, m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन y। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। स्टेप नंबर 1, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस ऑफ गिवन आई सेक्शन, तो अभी कैसे करने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आई सेक्शन का, इधर कोई भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करने का है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एरिया। अभी क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट देखो, नीचे वाला रेक्टेंगुलर है ना, उसको नंबर 1 बोलो, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये जो आपका सेकंड रेक्टेंगल है और ये जो आपका है थर्ड रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपके पास 3 बॉडी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का पहला एरिया निकालते हैं। एकदम सिंपल तरीके से आपको बोलता हूं, इसका एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया रहेगा, फर्स्ट रेक्टेंगल है इसलिए b1 इंटू d1, तो ये b1 कितना है 160, देन d1 का वैल्यू है 40, देन आंसर है a1 इज इक्वल टू 6400, करेक्ट है, mm²। देन नेक्स्ट है सेकंड डायग्राम का मतलब सेकंड रेक्टेंगुलर, दैट इज b2 इंटू d2, तो b2 का वैल्यू दैट इज विड्थ है आपके पास सेकंड रेक्टेंगल का 20 mm। शॉर्टकट बोल रहा हूं एकदम, आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करने का, देन स्टार्टिंग में एरिया सब कैलकुलेट करने का, 1 2 और 3, ये 20 और ये रहेगा आपका 200, तो 200 mm, सो आंसर है 4000 mm², ये हुआ आपके पास A2 का वैल्यू। देन नेक्स्ट है A3, अभी A3 क्या रहेगा, टॉप फ्लैंज का एरिया B 80 mm, देन D है आपके पास 20 mm, 80 इंटू 20 160 1600 mm², ये हुआ A3। A1 A2 A3 एक बार हुआ, ये स्टेप नंबर 1 है। A1 A2 A3 हुआ, देन उसके बाद y बार का वैल्यू कैलकुलेट करने का, किसका वैल्यू कैलकुलेट करने का, y बार का। y बार का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब इस आई सेक्शन का सेंट्रॉइड कहां पे रहेगा, ये मतलब देखो ना, इस तरह का मोमेंट ऑफ, ये आपके पास आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन का ये रेफरेंस एक्सिस पे हम लोगों ने इसको रखा है, रेफरेंस एक्सिस पे, तो इस आई सेक्शन का सीजी सपोज यहां पे ऐसा इमेजिन करो, यहां पे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है उसका x बार और ये रहेगा y बार, क्लियर, तो x बार y बार दैट इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। पहले एरिया हुआ कैलकुलेट करके,
बाद में हम लोग y बार कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों को जितना रिक्वायरमेंट है ना उतना ही हम लोग करेंगे, और एग्जैक्ट है क्या वो भी हम लोग देखेंगे। y बार का मतलब समझे, y बार क्या रहेगा, इस डायग्राम का क्या होगा, सेंट्रॉइड, मतलब इस आई सेक्शन का हम लोगों को क्या करने का है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेटर। x बार तो इजी है क्योंकि सिमेट्रिक है डायग्राम, ठीक है, बट y बार इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए y बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो y बार का फॉर्मूला होगा a1 y1 प्लस, अभी प्लस क्यों, फर्स्ट रेक्टेंगल में सेकंड रेक्टेंगल ऐड करने का, a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। अभी y1 का मतलब क्या होता है, y1 का मतलब है, हम लोग ना एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ये जो एक्सिस है ना इसको बोलते हैं y एक्सिस, और ये जो एक्सिस रहेगा आपका उसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो a1 a2 a3 का वैल्यू है मेरे पास, y1 y2 y3 का वैल्यू नहीं है, तो y1 क्या होगा, y2 क्या रहेगा और y3 क्या होगा, ठीक है। तो y1 का मतलब क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला है, एक लाइन बोलता हूं मैं आपको कि डिस्टेंस फ्रॉम y लिखा है ना, तो यहां पे लिखने का x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे y इसलिए x एक्सिस, फ्रॉम हुआ, अभी 2 यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे बोलने का g1। सिमिलरली ये y2 क्या रहेगा, y2 होगा डिस्टेंस फ्रॉम अभी x एक्सिस 2 क्या रहेगा g2। देन नेक्स्ट है y3 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू g3। तो अभी देखते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इस x एक्सिस से g1 तक। अभी ये जो फर्स्ट आपके पास रेक्टेंगल है इसका g1 किधर रहेगा, अब डायगोनल और एंटी डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सेंटर मिलेगा, दिस इज अ g1। देन ये सेकंड रेक्टेंगल के डायगोनल और एंटी डायगोनल ज्वाइन करेंगे, मतलब ये डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा g2। देन नेक्स्ट है सिमिलरली इसको भी हम लोग डायगोनल्स इसके ज्वाइन करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा g3 मतलब इस डायग्राम का सेंटर, सेकंड रेक्टेंगल का सेंटर और फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंटर, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे ही बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू g1, x एक्सिस से g1 तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 40, ये 40 का क्या होगा हाफ, तो ये हुआ आपका y1, 40 का हाफ दैट इज 20 mm। इस प्रॉब्लम में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने का, ये रॉन्ग आएगा तो आगे का प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू g2, x एक्सिस से g2 तक का डिस्टेंस दैट इज y2। तो अभी यहां से निकलेंगे तो इधर तक डिस्टेंस पता है मेरे को कितना है, ये डिस्टेंस 40 mm, तो 40 पहले लिखता हूं, x एक्सिस से इधर तक 40 है, बट आगे ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये डिस्टेंस इस वेव का सेंटर होगा, मतलब g क्या है, g इस वेव का सेंटर है, तो ये सेंटर तक डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 है, 200 का हाफ क्या होगा, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर होगा 140 mm, तो y2 का वैल्यू हुआ। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अभी ये x एक्सिस से, सॉरी यहां से लिखता हूं मैं, x एक्सिस से g3 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 40, ये कितना है 200, फिर ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये डिस्टेंस है, ये सेंटर है, थर्ड वाला जो टॉप रेक्टेंगल है, इस टॉप रेक्टेंगल का ये सेंटर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा 20 का हाफ, तो हम लोगों को काउंटिंग कहां से करने गए, काउंट कहां से करने गए, मेजर यहां से करने गए, x एक्सिस से ये 40, फिर ये 200, प्लीज उसके बाद मतलब क्या, ये पहला 40, देन नेक्स्ट है 200 प्लस 20 का हाफ, आंसर आएगा 250, ठीक है। तो y1 हुआ, y2 हुआ, y3 हुआ, ये y1 y2 y3 इस फॉर्मूला में आप पुट करो, आपको y बार मिलेगा, ठीक है। तो a1 y बार
y बार इज इक्वल टू a1 का वैल्यू, a1 का वैल्यू आपके पास 6400 इंटू y1 का वैल्यू है 20, देन प्लस कैसे भी करो ये कैलकुलेशन, देन नेक्स्ट है a2 का वैल्यू 4000, देन नेक्स्ट है y2 का वैल्यू 140, देन प्लस a3 का वैल्यू है 1600, देन नेक्स्ट y3 है आपके पास 250 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 6400 400 प्लस 1600 y बार 90.67 mm, ये है y बार। अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है पहला एरिया फाइंड आउट करने का। टी सेक्शन में तो आई सेक्शन का मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम इसका ही आएगा। तो सारे जो रेक्टेंगल्स है टी सेक्शन रहेंगे तो आपके पास दो बॉडीज रहेंगे, दो रेक्टेंगल होंगे, और इधर आई सेक्शन होगा तो आपके पास तीन रहेंगे, एक दो और तीन, ठीक है। उसका एरिया पहला कैलकुलेट करने का, उसके बाद वाई बार कैलकुलेट करने का, एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I(x(x) दैट इज I(NA), इसका फॉर्मूला आपको पहले बोलता हूं, और ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी बोलता हूं। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे BD क्यूब बाय 12 प्लस A1H1 का स्क्वायर प्लस BD क्यूब बाय 12 प्लस A2H2 का स्क्वायर प्लस BD क्यूब बाय 12 प्लस A3H3 का स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला है क्या वो भी देखो। दिस इज अ फर्स्ट, देन नेक्स्ट है सेकेंड रेक्टेंगल, और ये थर्ड रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा, मैंने पहले से बोला इजी वे से बोलता हूं, डायरेक्ट ध्यान में रखने का। ये फॉर्मूला किधर से आया, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। तो अभी देखो 1 लिखा है तो नंबर 1 हम लोगों ने प्लॉट किया है, ये फर्स्ट रहेगा, क्योंकि हमेशा ओरिजिन से देखने का। पहला डायग्राम कौन सा है, ये दिख रहा है, देन ये दिख रहा है, देन उसके बाद ऐसा डायरेक्ट नहीं करने का, इधर 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ऐसा मत करो, सीक्वेंस से करो, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बट वैल्यू पुट करने से पहले ना एक बार देखने का, फर्स्ट डायग्राम का BD पता है, सेकंड डायग्राम का BD पता है, देन थर्ड डायग्राम का BD पता है, अपने को ऑलरेडी नोन है। A1 A2 A3 भी है, बट प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे किधर H1। अभी H1 का मीनिंग क्या होता है, H2 H3 का मीनिंग क्या होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों ने देखा है कि H1 H2 H3 का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस। मतलब एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दे कि इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है, सपोज आपके पास एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में। ये जो डायग्राम है, सुनो, इस डायग्राम का CG इधर है, क्लियर हुआ, ओके। ये CG का मतलब ये है तेरा X बार और ये आपका Y बार, ये तो क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट है, सॉरी इधर तक आएगा, ये ऐसा आएगा, ओके। देन नेक्स्ट है, अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का आई सेक्शन का, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला में H1 H2 H3 का मीनिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे G1 है, इसको कट किया और ये रेक्टेंगल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका रेफरेंस एक्सिस है ना, ये रेफरेंस एक्सिस है, तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझा। मतलब क्या, BD क्यूब बाय 12, ये हुआ BD क्यूब बाय 12, ठीक है। बट हम लोगों को अबाउट IG कैलकुलेट करने का है, नहीं, अबाउट रेफरेंस एक्सिस देखने का है। तो रेफरेंस एक्सिस कौन है, NA है ना आपका, ठीक है। तो प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आपके डायग्राम जो है, आपके पास जो फिगर है, जो लैमिना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, प्लस इस लैमिना का एरिया, और उसको मल्टीप्लाई क्या करने का, ये जो अपना डायग्राम है, लैमिना है, उस लैमिना का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस ये हुआ, ये सेंट्रोइडल एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं H। अब ये H का मीनिंग समझा,
सिमिलरली थर्ड डायग्राम का भी मोमेंट ऑफ ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला मेरे को, ये फर्स्ट डायग्राम का मिला ना, अबाउट एन ए। सिमिलरली इसका भी करना पड़ेगा, अभी इसका बाद में दिखाता हूं, पहले इसका करते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम है इसका रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे, तो फिर इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि फर्स्ट डायग्राम जो डायग्राम है उस डायग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG, अभी ये एक्सिस कौन सा है? x है ना, तो इसलिए BD³/12 क्लियर, प्लस इस लैमिना का एरिया इनटू ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? अभी इसका ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? अबाउट एन ए। तो अबाउट एन ए, अब एन ए मतलब एन ए रेफरेंस एक्सिस है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस, फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रोइडल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का क्या लेने का? स्क्वायर लेने का। ये डायग्राम 1 था, इसलिए मैंने इसको बोला H1, अभी इसको मैं बोलेगा H3। तो सिमिलरली अभी इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसका CG यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, किधर तो रहेगा, ठीक है। तो सेम ये डायग्राम, उसका एरिया और उनके बीच में डिस्टेंस का क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। IG1 मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अभी, Ix इक्वल टू, अभी B का वैल्यू चेक करो, B का वैल्यू क्या आपके पास? नंबर 1 फर्स्ट डायग्राम का B का वैल्यू क्या है? 160 इंटू स्मॉल d का वैल्यू d 40 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 16, सॉरी एक यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिस्टेक ऐसा कर रहे हैं, ये वैल्यू तो पुट किया, ये भी पुट किया, लेकिन H1 H2 H3 हम लोगों ने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया। तो एक चीज हम हमेशा ध्यान में रखने का, H1 H2 और H3 पहले कैलकुलेट करो और वो वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन में। तो पहले हम लोग H1 H2 H3 कैलकुलेट करते हैं। तो H1 फाइंड आउट करना, आपको पता है H1 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस टू रेफरेंस एक्सिस। हम लोग यहाँ पे ऐसा मार्क करके करेंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, एकदम इजी वे से आपको बोलता हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक बोलता हूँ। जब यहाँ पे XX होता है ना बेटा, XX, तब H1 का मीनिंग होता है y बार एंड y1 में जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, y बार माइनस में ऐसे लिखूं y बार माइनस y1 और मॉड कर दो, मतलब क्या? डिफरेंस लेने का है ना, कितना डिस्टेंस है वो प्लस में आएगा, ठीक है। ये मॉड मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो मत करो। y बार एंड y1 में जो डिफरेंस रहेगा, H2 का मतलब है y बार एंड y2 में जो डिफरेंस है, इन दोनों मतलब ये दो वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज H2। देन H3 का मीनिंग रहेगा y बार एंड y3, इनमें जो डिफरेंस है वो आपका H3 रहेगा। तो y बार का वैल्यू है कि आपके पास, एक बार चेक करो, y बार है कितना है? 90.67। देन y बार है y1 माइनस y1 का वैल्यू हमारे पास है 20, तो आपको आंसर मिलेगा 70.67, करेक्ट है, 70.67 mm। देन नेक्स्ट है y बार माइनस y2, अभी y बार चेक करो 90, y2 का वैल्यू चेक करो 140, तो हम लोग उल्टा लिखते पहला, y2 माइनस y बार। अभी ये y2 का वैल्यू कितना है अपने पास? 140, y बार का वैल्यू है 90.67, देन आंसर है कितना है? 40.33 mm। देन नेक्स्ट है y बार माइनस y3, y बार माइनस y3 करेंगे तो भी आंसर नेगेटिव में आएगा, तो उसको रीअरेंज करो, y3 माइनस y बार करो। y3 का वैल्यू मतलब जो अपना y3 कितना? y3 का वैल्यू 250 है, 250 माइनस y बार 90.67, कितना आ रहा है वैल्यू? 159.33 mm, ठीक है। ये था H3। H2 और ये H1। देन नेक्स्ट है Ixx कैलकुलेट करने का है। क्या कैलकुलेट करने का है? Ixx। ये सब वैल्यू हम लोग Ixx में क्या करेंगे? पुट करेंगे, H1 H2 H3 और उसके बाद BD³/12 और आपको मिलेगा Ixx, ठीक है।
I xx इक्वल टू बी डी क्यूब, बी का वैल्यू आपके पास 160, बी का वैल्यू 160, ठीक है। देन नेक्स्ट है डी का वैल्यू आपके पास 160 इंटू 40। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। बाद में हम इसको रफ करेंगे और ये सब वैल्यू हम लोग इधर पुट करके हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा। तो Ixx में ना हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, ठीक है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा Ixx का 96.56 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4। अभी ये कैसे किया देखो, एक सेकंड। आपके पास Ixx का फॉर्मूला है BD क्यूब बाई 12। फर्स्ट डायग्राम का B देखने का एंड D देखने का, सेकेंड डायग्राम का B देखने का D देखने का, थर्ड डायग्राम का BD देखने का, फर्स्ट डायग्राम का एरिया, सेकेंड डायग्राम का एरिया। दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट है H1 H2 एंड H3 का ये वैल्यू है, H1 का वैल्यू, H2 का वैल्यू एंड H3 का वैल्यू। सब वैल्यू पुट करने के बाद आपको कैलसी में ये आंसर मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी आपने प्रॉब्लम में बोला है कि यूडीएल कितना कैरी करेगा। अभी यूडीएल कैरी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास मोमेंट, बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये जो बेंडिंग मोमेंट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? बीम सिंपली सपोर्टेड है, बीम कैसा है? सिंपली सपोर्टेड है, और क्या कैरी कर रहा है? यूडीएल कैरी कर रहा है। यूडीएल कैरी कर रहा है, इसका मतलब अपने हम लोगों ने लास्ट वाले दो प्रॉब्लम में देखा है। जो फर्स्ट मेरा प्रॉब्लम हुआ था उसमें सेम एक कंडीशन आया था, और आपको मैंने फॉर्मूला बोला था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, WL²/8, ठीक है। ये कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला है। अभी नेक्स्ट है मेरा बेंडिंग इक्वेशन क्या होगा। अभी आई तो हुआ कैलकुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोगों ने किया। बेंडिंग इक्वेशन क्या रहेगा? बेंडिंग इक्वेशन होगा M/I सिग्मा B/Y। अभी ना क्या करने का सुनो, प्रॉब्लम में आपको टेंसाइल स्ट्रेस दिया है। टेंसाइल स्ट्रेस दिया है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं सिग्मा T, नीचे लिखता हूं YT। अभी ये YT है क्या? आप लोगों को पता है, आप लोगों ने Y बार फाइंड आउट किए। Y बार ये जो Y बार है ना, Y बार मतलब ये G दिख रहा है आप लोगों को, G, इसका पोजीशन आप लोगों ने फाइंड आउट किया है। मतलब यहां से किधर से, ये जो x एक्सिस से ये डिस्टेंस होगा Y बार। x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? Y बार। तो ये Y बार हम लोगों के पास, ये Y बार मतलब ये क्या है? YT। तो I इज इक्वल टू, अपने पास वैल्यू आ गया। I कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों ने Y बार फाइंड आउट किया था 90.67। तो 90.67 मतलब ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में देखा है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में ये जो डिस्टेंस है ये YT था। तो Y बार मतलब ये YT मतलब क्या होगा? आपका Y बार होगा, क्योंकि Y बार का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू CG ऑफ फिगर, ठीक है। तो Y बार भी है मेरे पास। सिग्मा T प्रॉब्लम में गिवन है, सिग्मा T का वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 96.56 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, mm रेज़ टू 4। Y बार का वैल्यू हमारे पास है, Y बार का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, Y बार 90.67। ये जब कैल्सी में पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट m मिलेगा, और ये m है, m, और m इज इक्वल टू, आंसर है न्यूटन, mm में आपको आंसर आएगा। और ये m का वैल्यू है 21.3 इंटू 10⁻⁶। बट m का फॉर्मूला है WL² डिवाइडेड बाय 8। सो 21.3 इंटू 10⁻⁶, ये 8 जाके इसको मल्टीप्लाई होगा, और लेंथ है हमारे पास 5000। ये जो इस लेंथ L² लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो W का वैल्यू मिलेगा, W इज इक्वल टू 21.3 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ है आपके पास 5000।
5000 का स्क्वायर। और फाइनल आपको आंसर मिलेगा W का 6.82 किलो न्यूटन पर मीटर। ये था अपना W। 6.82। अपने पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम। यहां पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल मेथड यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल मेथड क्या है? ये जो ट्रायंगल है ये फर्स्ट ट्रायंगल है, देन दिस इज ए सेकंड ट्रायंगल। इधर इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो। सिमिलर ट्रायंगल से क्या होगा? इसका डेप्थ क्या है आपके पास? yt, और इसका विड्थ क्या है? सिग्मा t। देन इज इक्वल टू सिमिलरली इसका टॉप मतलब इसका बेस कितना है? सिग्मा c, और इसका हाइट कितना है? yc। क्लियर? तो एक चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपना सिग्मा सी का वैल्यू। अभी कैसे? सिग्मा टी का वैल्यू मेरे पास है, yt का भी वैल्यू मेरे पास है, सिग्मा yc क्या है? जब ये yt है तो ये yc होगा, तो yc कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरऑल डेप्थ है हमारे पास, ओवरऑल डेप्थ कितना है? 200 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 260। इस 260 में से हम लोग yt को माइनस करेंगे, yt को माइनस करने के बाद हम लोगों को मतलब yc मिलेगा, yc है, yt है, सिग्मा t है, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा सिग्मा c का। जब आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सिग्मा c का वैल्यू मिलेगा 37.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये था सॉल्यूशन।